नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की राजनीति बहुत गर्म हो रही है। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से तरह तरह के मुद्दे राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं और विमर्श चल रहा है अलग अलग विचारधाराओं का, 2024 का, और ये भी कि राजनीति अब किस दिशा में जाएगी। कौन से बड़े मुद्दे होंगे 2024 के, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें देश की राजनीति का भविष्य तय करेगा। पर्यवेक्षक भेज दिए गए हैं राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने के लिए। लेकिन मैं भी जानता हूं ये बात, और आप भी जानते होंगे कि पर्यवेक्षकों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री चुनाए। ये बात दीगर है कि साहब ने बता दिया होगा पर्यवेक्षकों को कि इस राज्य का ये मुख्यमंत्री या इस राज्य का वो मुख्यमंत्री। और जहां तक मुझे यकीन है, पर्यवेक्षक लौट के ये कहेंगे कि हमने बात करके अपनी रिपोर्ट, विधायकों का मन के बात जानकर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को या जेपी नड्डा जी को, पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया, फैसला वो करेंगे। तो जाहिर है बस वो पर्यवेक्षकों की इतनी हैसियत होगी कि वो बता सके विधायक चाहते क्या है। लेकिन होगा वही, एक कहावत कही जाती है हम लोगों के यहाँ, पंचों की बातें शर्म आते पर परनाला वहीं गिरेगा। इस बीच में राजस्थान में एक नाम तेजी से बाबा बालकनाथ का सामने आया है। उग्र हिंदुत्व के वो चेहरे हैं। उनके साथ लगातार कई टीवी चैनल उनको जिस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं, और ये वही टीवी चैनल है जो साहब की दिन रात परिक्रमा करते हैं। साहब को जब बात कोई करानी होती है, कहनी होती है, तो उनके कार्यालय में तैनात हरेन जोशी जी फोन कर देते हैं और टीवी चैनल सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तो बाबा बालकनाथ का आगे राजनीति में बढ़ना, और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस देश की राजनीति को बीजेपी किस दिशा में ले जाना चाहती है। क्या ये संभव है कि योगी आदित्यनाथ की और दिल्ली दरबार की जितनी जंग की चर्चाएं पिछले लंबे समय से तैर रही हैं, तो एक योगी का कद कम करने के लिए दूसरे योगी को पैदा किया जा रहा है, या फिर इन कहानियों के पीछे कुछ सच्चाई है भी या नहीं। मैं आपको लेकर चलता हूं देश के उस पत्रकार के पास जिसकी बातें आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, जिनकी समीक्षाएं आपको दिल तक छूती हैं, और जो राजनीति का और समाजशास्त्र का खागा भी हमको पढ़ा सकते हैं। दर्जनों किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर अभय दुबे, आपका जाना माना नाम, जाना माना चेहरा। स्वागत है अभय जी आपका। और टीवी चैनल पे बाबा बालकनाथ प्रकट हो रहे हैं, बाबा बालकनाथ के किस्से प्रकट हो रहे हैं। ये राजनीति का कौन सा काल है जिसमें एक बाबा देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनता है, दूसरे बाबा के दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं चल रही हैं। अब क्या तीसरे और चौथे राज्यों में भी हम मानेंगे आने वाले सालों में बाबा ही शासन करेंगे। और जिस तरह से योगी, मोदी के बाद योगी, अब देश भी बाबा चलाएंगे। ये बाबाओं का कल्चर क्या है, कहानी क्या है इसके पीछे, क्या आप मुझे विस्तार से समझा पाएंगे? देखिए, जब तक योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तब तक मैं इस मसले को दूसरे तरीके से देखता था। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने वहां अपना धीरे धीरे कर बुलडोजर मॉडल स्थापित किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद प्रचारक के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर, नंबर 1 का स्टार, मतलब मोदी के बाद उन्हीं का नंबर, सारे देश में, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, सब जगह योगी आदित्यनाथ को मंचों पे पेश किया गया और उन्होंने जगह जगह जाकर भाषण दिए। फिर अखबारों में ये बताया गया कि मोदी की, आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। वो जितनी मीटिंगों में जाके भाषण देते हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे किसी भी प्रचारक के मुकाबले उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। ये सब बातें उनके लिए प्रचार में की गई। अच्छा, मैं लगातार इस मुद्दे पे सोच रहा था कि भाई आखिरकार इस व्यक्ति को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। धीरे धीरे करके मेरी बात जो समझ में आई, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, 4 PM के दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि ये पूरा मॉडल जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है, ये दरअसल इस्लाम में मौजूद जो खिलाफत की धारणा है उसका मॉडल है। खिलाफत एक राज्य व्यवस्था का नाम है जो कि तुर्की में कायम की गई थी। उसमें खलीफा जो है वो राज्य का प्रमुख होता था, लेकिन साथ साथ वो लोगों का धार्मिक प्रमुख भी होता था अपने राज्य का। यानी एक ऐसी हस्ती जो एक साथ रिलीजियस हेड भी होगी और एक साथ पॉलिटिकल हेड भी होगी। भाई मोदी जी किसी धर्म के मुखिया नहीं है, नेता कितने भी बड़े हो, ये खूबी मोदी जी में नहीं है। तो आदित्यनाथ जी के अंदर ये एक विशेषता है। भारत
के संदर्भ में ये एक 18वीं सदी में जरूर आप थोड़ा सा आप देखते हैं जहां पर संतों ने कई जगह जो कि योद्धा सन्यासी थे, इसमें अनूप गिरी का नाम बहुत मशहूर है। 18वीं सदी में उन्होंने अपने राज्य बनाए थे, बड़ी बड़ी फौजें बनाई थी और वो 18वीं सदी में उनका बहुत महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है। लेकिन उसके बाद लोकतंत्रों में आधुनिक समय में किसी गेरुआ वस्त्रधारी को जब वो एक बहुत बड़े संप्रदाय का सर्वे सर्वा है, मुखिया है, उसी को राज्य का मुखिया भी बनाना और उसको अपनी प्रमुख उपलब्धि के रूप में देश की जनता के सामने पेश करना, ये खिलाफत वाला आइडिया कितना भी मुसलमानों का ये विरोध कर लें, इस्लाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीखा है। इस्लाम से सीखा है? हाँ, ये खिलाफत इस्लामिक धारणा है। अच्छा। हम लोग हिंदी में गलत तरीके से खिलाफत शब्द का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, विरोध के लिए कर रहे हैं। वो शब्द होता है मुखालफत। मुखालफत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम खिलाफत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल हमें इस्लामिक स्टेट की जो धारणा है उसकी तरफ हम इशारा करते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक तरह से मैं कहूंगा कि संघ और भाजपा ने मिलकर हिंदुओं की खिलाफत कायम कर दी है। अच्छा। खिलाफत वो हिंदुओं के खलीफा है। एक खलीफा ही एक साथ राज्य प्रमुख और एक साथ धार्मिक प्रमुख हो सकता है। अगर को रेखांकित करता हूं, अगर बाबा बालकनाथ को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कोई नहीं जानता मोदी जी किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, अगर उनको बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये इस परंपरा का विस्तार होगा। फिर दूसरी जगहों पे भी बहुत सारे जो धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, संप्रदायों के वो है, फिर तो लिंगायत मठों के जो स्वामी हैं, जो राजनीति को प्रभावित तो करते हैं लेकिन राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेते, उनके अंदर भी यह महत्वाकांक्षा पैदा हो सकती है। वो भी राजनीति के मैदान में उसी तरह खम ठोक के उतर सकते हैं जिस तरीके से बाबा बालकनाथ उतरे हैं और दूसरे कई महंत राजस्थान में 4 जीते हैं ना भाजपा के टिकट से और उत्तर प्रदेश में। तो ये एक इस तरह से राजनीति का, जिसको हम लोग राजनीति का धार्मिक रूप कहते थे, ये उसका एक बहुत ही नया और आक्रामक किस्म का रूप है जिसके आकार प्रकार इस्लाम में जो खलीफा की हस्ती थी उससे मिलता जुलता है। ये आपने आज बहुत जबरदस्त व्याख्या कर दी कि संघ और बीजेपी ने इस्लाम के कल्चर को अपनाते हुए संघ के ऊपर ये पुराना आरोप है, संघ के ऊपर ये पुराना आरोप है, उसकी आलोचना है कि ये सेमेटिक रिलीजन, यानी जो इस्लाम, ईसाई, अब्राहमी धर्म होते हैं और यहूदी धर्म, जिनको सेमेटिक रिलीजन कहते हैं, ये हिंदू धर्म का श्यामीकरण करना चाहता है। बहुत सारे इसके काम जो है वो हिंदू धर्म, जैसे ये कहना कि अयोध्या जो है वो भारत का वेटिकन है, इसका मतलब है कि आप रोम में जो वेटिकन बना हुआ है, मतलब जो है, देखिए ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्म, ये तीनों ही अब्राहमी परंपरा के धर्म है, यानी श्यामी धर्म है, सेमेटिक रिलीजन है। अगर आप इनके तर्ज पे, इनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है? वेटिकन, कैथोलिकों का। अयोध्या में हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है? भारत का वेटिकन, अयोध्या। तो ये बहुत आरएसएस वाले अक्सर इस बात को कहते हैं। तो ये एक इनके ऊपर जो आलोचना तमाम की गई है, लंबे अरसे से की गई है, ये धीरे धीरे करके व्यवहार में सामने आने लगी है। अच्छा, अब इन सबके पीछे मैं केवल ये कहता हूं, केवल यही बात नहीं है, इसके पीछे काफी राजनीतिक जोड़ बाकी भी होता है। जब राजनीतिक जोड़ बाकी इस प्रकार के विचारधारात्मक आग्रहों से मिल जाता है, तब फिर एक नई तरह की तस्वीर प्रकट होती है, जो उत्तर प्रदेश में प्रकट हो चुकी है। अब तो उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो 10 साल हो जाएंगे उसको प्रकट हुए, उस प्रयोग को चलते हुए। अब योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर वाले मॉडल के कारण देश में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के आदर्श हैं। बहुत जगह टीवी कैमरा लोगों के पास जाते हैं और लोग कहते हैं हमको तो योगी जैसा जो है वो मुख्यमंत्री चाहिए, जो सख्ती से पेश आए, जो लोगों के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दे। जो योगी जी अपने विधानसभा के भाषणों में कहते हैं ना, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इस प्रकार के तमाम सारे डायलॉग बोले जाते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, योगी जी को बनाने के पीछे केवल यही बात नहीं थी कि वो खिलाफत से सीखा था उन्होंने, लेकिन उसके साथ बहुत सारा राजनीतिक गुणाभाग भी रहा होगा, जिसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर राजस्थान में बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, देखिए वो योगी जी राजपूत जाति के हैं, बाबा बालकनाथ यादव जाति के,
तिजारा से जहां से वो लड़ते हैं वहां पर यादवों और मुसलमानों का बाहुल्य है। वहां पर यादव मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान मिलकर वोट देते हैं। तो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने से होगा ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी हस्ती होगी, एक ऐसी शख्सियत होगी जो यादव बहुल इलाकों में जाकर भाजपा का प्रचार करेगी, जम के भाजपा की झंडा बरदारी करेगी, और उसमें यादव समाज में उसके प्रति एक विशेष आकर्षण होगा। ये चीज अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी, ये चीज तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी अगर उनको बनाया जाता है। कोई नहीं जानता किसे बनाया जाएगा। और जो आप अभी कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री ने बता दिए होंगे, साहब ने बता दिए होंगे नाम कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इतना आप अगर इतना आप पर्यवेक्षकों की औकात मत मानिए। किसी को कोई नाम नहीं बताया गया होगा। पर्यवेक्षक वहां जाएंगे, लोगों से, विधायकों से बातचीत करेंगे, विधायकों की प्राथमिकताओं का पता लगाएंगे और वो रिपोर्ट दे देंगे। अभी उन्होंने निर्णय ले लिया होगा, अगर उस रिपोर्ट से उनके निर्णय को बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही होगी तो अपने निर्णय में वो परिवर्तन भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपका कहने का मतलब ये है कि पर्यवेक्षकों को कुछ अभी अंदाजा नहीं होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनना, यानी अच्छा, अगर पर्यवेक्षकों को अंदाजा हो गया कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, तो वहां पे जो गतिविधियां और जो जवाब सवाल करेंगे पर्यवेक्षक विधायकों से, उसमें वो बात निकल आएगी किसी न किसी इशारे के तौर पे। फिर तो मामला खुल जाएगा। पर्यवेक्षक भी उसी तरीके से अंधकार में होंगे जिस तरह हम और आप अंधकार में। यानी केवल मोदी जी या काम सर्वे करने वाले कर्मचारियों से ज्यादा नहीं है। ये सही, आपकी ये लाइन सही है। पर्यवेक्षक का काम केवल सर्वे करने वाले कर्मचारियों जैसा है। ये मुझे बता दीजिए कि क्या मोदी जी के अलावा अमित शाह जी को भी पता होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, या सिर्फ मोदी को ही पता होगा? नहीं, अमित शाह जी को पता होगा। मैं ये मानता हूं कि वो दोनों मिलकर काम करते हैं। केवल शायद अमित शाह ही है जो कि मोदी के सर्वाधिक विश्वसनीय है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे कोई अंदरूनी रिपोर्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति है। मोदी जी ने अपने शासनकाल के सबसे ज्यादा सारे महत्वपूर्ण काम उन्हीं के जरिए करवाए हैं। वो गुजरात से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से मोदी के प्रति वो श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वो मोदी का हाथ उठाकर यूं अपने माथे पर लगाते हैं, और उसकी तस्वीरें हैं झुक के, जैसे पुराने जमाने में राजा का हाथ जो है मंत्री उठा के माथे पर लगाता था, है बिल्कुल उस तरह की तस्वीरें हैं। तो वो जो संबंध है वो एक अभूतपूर्व किस्म का संबंध है। आप मोदी जी के तमाम जो भक्त हैं, वो उनको मोदी जी इजाजत नहीं देते कि उनका हाथ उठा के वो माथे पर लगाए, या कोई ऐसा करेगा तो मोदी जी अपना हाथ खींच लेंगे। ये अधिकार भी केवल अमित शाह को है। मैं तो एक बार व्यंग से अभी कह रहा था, 2-3 दिन पहले व्यंग से कह रहा था, जब मोदी जी ने 3 राज्यों के चुनाव जीत लिए होंगे तो सोचा होगा कि मैं, भाई मेरी पीठ अब कौन ठोकेगा। उनकी माँ तो स्वर्गवासी है, गोलोकवासी हो गई है उनकी माँ। तो मोदी ने सोचा होगा किससे हम अपनी पीठ ठुकवाएं। तो उन्होंने निश्चित रूप से, मतलब मैं मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, अमित शाह जी को निमंत्रित किया होगा कि भाई आके मेरी पीठ ठोको, अपने जोरदार काम। अमित शाह जी आए होंगे और उन्होंने उनकी पीठ ठोकी होगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। आपका इशारा है कि अगर मैंने किसी को ठेस इसमें पहुंचाई हो। नहीं, तो बिल्कुल आपने पहले कह दिया, आपने व्यंग्य की बात है और उसकी बात है, तो कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। और अगर इसे बुरा मानता है तो ये फिर उसके मानसिक दिवालियेपन की बात है। तो मानना ये है कि जेपी नड्डा को भी नहीं पता होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जेपी नड्डा को भी नहीं पता होगा। जेपी नड्डा उस किस्म के अध्यक्ष नहीं है जिनके साथ सारी चीजें साझा की जाए। जेपी नड्डा एक वरिष्ठ कर्मचारी है, वरिष्ठ अफसर है। आपके नाम बड़े अच्छे होते हैं। एक सर्वे कंपनी वाले अफसर हैं, एक वरिष्ठ कर्मचारी हैं। आपकी जो खिलाफत वाली थ्योरी है कि एक व्यक्ति हो जो धर्म का भी संचालन करे, राजनीति का भी संचालन करे, क्या इस थ्योरी के जरिए, इस थ्योरी के सहारे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में पैर पसारना चाहती है, क्योंकि वहां भी बड़े बड़े मठ हैं? ये सारे प्रयोग हैं। ये प्रयोग जब योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था तो नहीं पता था कि भाई कैसा मौका आएगा, राजस्थान में भी बना, किसी और प्रांत में भी बनाया जाएगा। तो वो लग रहा था ये वन इन लाइफ टाइम एक्सपेरिमेंट है। और आप एक और बात देखिए, योगी आदित्यनाथ कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन नहीं है। उनकी ट्रेनिंग वहां नहीं हुई है। वो महंत अवैधनाथ के शिष्य थे। उन्होंने महंत अवैधनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया।
और वो तो पीठ बड़ी सेकुलर पीठ भी मानी जाती है। हाँ आसपास जाएंगे गोरखपुर में तो आसपास निरे मुसलमान भी रहते हैं हाँ, और एक बहुत गरीब महंत मुसलमान, गरीब हाँ, मुसलमान उस पीठ के भक्त हैं, भक्त हैं। बहुत बहुत अनुयायी है। तो देखिए वो बिल्कुल अलग तरह के व्यक्ति हैं। एक ज़माने में तो वो भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी हिंदू सुरक्षा वाहिनी के उम्मीदवार खड़े करते थे। तो राधा मोहन अग्रवाल। शुरू में ये सब लोग उनसे चौंकते भी थे। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे जब 3 बार भाजपा के एमपी हो लिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति थी, जिसमें बहुत वो कॉम्पिटिशन था, राजनाथ सिंह जी को शायद बनाना चाहते थे। फिर राजनाथ सिंह को लगा कि अगर ये योगी आदित्यनाथ बन जाएँगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो केंद्र में रहना चाहता हूँ, आप वहाँ कीजिए। तो शुरू में लोगों को लगा कि योगी आदित्यनाथ बैठे रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर और ये लोग अपनी चलाते रहेंगे। पीएमओ से पूरा कंट्रोल करते रहेंगे। शायद शुरू के वर्षों में हुआ भी यही सब कुछ। हुआ भी था। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने फिर अपना अपनी स्वायत्तता दर्ज की उन्होंने और और अब अब वो तो बाकायदा एक अधिकार संपन्न स्वायत्त मुख्यमंत्री है। और अब तो इतनी सिद्ध कर दी कि दिल्ली परेशान हो गई है। हाँ, दिल्ली को लगने लगा है कि हाँ, ये क्या हाँ। गड़बड़ हो रहा है। तो ये हासिल करने इस तरह के जो महंत राजनेता हैं, अगर धीरे-धीरे इन महंत राजनेताओं की संख्या बढ़ती है, देखिए अगर कोई महंत केवल एमएलए, एमपी बना हुआ है, तो वो उससे साक्षी महाराज कितने बार एमपी हो चुके हैं, वो उससे कोई राजनीति में वो क्वालिटेटिव चेंज नहीं आता। हम्म, हम्म, जब आप उसको सत्ता के सर्वोच्च पद पे बैठा देते हैं, तब पार्टी भी एक रिस्क लेती है, पार्टी भी एक जोखिम उठाती है और पूरा देश ही, पूरा लोकतंत्र एक जोखिम उठाता है कि पता नहीं इसका क्या परिणाम निकलेगा। मुझे याद है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ की घोषणा हो रही थी मुख्यमंत्री बनाने की, एबीपी चैनल पे मैं बैठा हुआ था और मेरे साथ 2 पुराने पत्रकार थे। उनमें से एक पत्रकार वो थे जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस सेक्रेटरी रह चुके थे। दूसरे नंबर के प्रेस सेक्रेटरी थे। तो वो तो बिफर गए गुस्से में। ये क्या बात है? इन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि वो भाजपा के पूरी तरह समर्थक थे। हाँ, तो भाजपा के भी समर्थकों को ये कोई बात पसंद नहीं आई थी। आज वो बात पुरानी पड़ चुकी है, किसी को याद नहीं है। आज तो योगी आदित्यनाथ एक यथार्थ है, हिंदुत्व का एक ऐसा चेहरा है जो कि अपने आप में अनूठा है और भाजपा के पास भी वैसा दूसरा चेहरा नहीं है। अगर बाबा बालकनाथ को बनाया जाएगा, अगर मैं नहीं कह रहा हूं उन्हें बनाया जाएगा, अगर बाबा बालकनाथ को बनाया जाएगा तो फिर एक और नए चेहरे का उभार होगा। फिर उसके जरिए देखिए वो उस ओबीसी जाति की नुमाइंदगी करते हैं बाबा बालकनाथ, जो कि पूरे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रभावी है, बहुत ही राजनीतिकृत है और सत्ता का स्वाद लगातार लेती रही है। अगर उसके जरिए यादव समाज के वोट अपनी ओर खींचे जा सकते हैं। देखिए भाजपा, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप ध्यान रखिए, आगे भी याद रखेंगे आप इस बात को। भाजपा यादवों के वोट चाहती है लेकिन यादवों के नेता नहीं चाहती। अच्छा, ये कैसे होगा? ये बाबा बालकनाथ के जरिए हो सकता है। यादवों के वोट मिल जाएंगे, उनके फेस पे नेता उत्तर हाँ, स्थापित नेता रूप है। जो यादवों के मौजूदा नेता हैं, अखिलेश यादव, भाई जब यादव पूरे तामझाम के साथ भाजपा में आएंगे मान लीजिए, तो वो चुप थोड़ा रहेंगे। उनको फिर बड़े पैमाने पर टिकट चाहिए होंगे, उन्हें संगठन में बड़े बड़े पद चाहिए होंगे, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए होगी, मुख्यमंत्री का पद चाहिए होगा, उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए होगा। उससे क्या है कि भाजपा का पूरा समीकरण बिगड़ जाता है। वो इतनी ताकतवर कौन है और इतनी मतलब संख्या बहुल है कि उसका पूरा समीकरण बिगड़ जाता है। वो जो तो अति पिछड़े वाला भाजपा को लंबे अरसे से एक इस तरह की युक्ति की तलाश थी, एक इस तरह के मैग्नेट की तरह चुंबक की तलाश थी, जो कि यादव मतदाताओं को अपनी ओर खींच सके बिना उनके नेताओं की मदद से। मतलब आपका कहना मतलब कि अगर इस तरह के लोग आ जाएंगे तो फिर वो अति पिछड़ा कास्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, यादव होगा जाति। प्रभावित। तो वो भाजपा नहीं उसको प्रभावित करना चाहती। भाई भाजपा की शर्तों पे आए वो लोग वहां पे भाजपा में। हाँ वो बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने उनको जो सिखा पढ़ा दिया है या राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें जो सिखा पढ़ा दिया है, उस तरीके से आएंगे तो भाजपा नहीं लेगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक बात और मुझे बताइए अभय जी, ये राजनाथ सिंह को बीच में कहाँ से पर्यवेक्षक के लिए ले आए? क्या वसुंधरा राजे से उनके संबंध अच्छे हैं, ठाकुर होने की बात है,
कौन सी ऐसी चीज है जो राजनाथ सिंह अचानक पर्यवेक्षक बना के भेजेगा? राजनाथ सिंह जी बहुत राजनीतिक दृष्टि से बहुत कुशल है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, और मेरा परिचय भी है उनसे। मेरा कहना है कि वो राजनीतिक दृष्टि से काफी कुशल है, और उनकी कुशलता जो है वो सब लोग जानते हैं इस बात को, कहाँ पे पानी गर्म ठंडा है, समीकरण क्या है, इन सब का उनका अध्ययन जो है ना, वो बहुत अच्छा और सटीक होता है। क्या लग रहा है आसान? मेरे ख्याल से वो एक ऐसे नेता है कि अगर कभी मोदी जी लड़खड़ाए तो मोदी जी का स्थान लेने में सबसे आगे, सबसे पहले नंबर पर उनका नाम लिया जाएगा। अमित शाह क्या करेंगे फिर? अमित शाह बिना मोदी के नहीं कुछ कर पाएंगे। तो मोदी जी की उम्र लंबी हो, लेकिन राजनीति उम्र तो 2 3 4 साल और होगी। मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह मोदी जी के बाद मोदी जी का उस तरह से उत्तराधिकार संभाल पाएंगे। उनकी कोशिश हो सकती है, उनके मन में महत्वाकांक्षा हो सकती है, उनके समर्थक और शुभेच्छु इस तरह का सोच रहे हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन यह है कि वो दूसरे नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। तो फिर कौन उनकी जगह हो सकता है? योगी आदित्यनाथ? मैं ये भी नहीं मानता हूँ योगी आदित्यनाथ हो सकते, बहुत नाम बहुत चलता है ये, लेकिन अभी भी योगी आदित्यनाथ ने वो राजनीतिक कौशल नहीं प्रदर्शित किया है जो नरेंद्र मोदी प्रदर्शित कर चुके हैं। भारत का जो बड़ा पूंजीपति वर्ग है उसकी दिलचस्पी योगी आदित्यनाथ में नहीं है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि भारत का बड़ा पूंजीपति वर्ग, बिग कारपोरेट पूंजी, जिस व्यक्ति में दिलचस्पी रखती है उसका नाम नेतृत्व की लिस्ट सूची में, संभावित नेतृत्व की सूची में शीर्ष पर पहुंचता है, जैसे नरेंद्र मोदी का 2012-13 के दौरान पहुंचा। फिर देश का जो बड़े प्रशासक हैं उनकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो लोग जो है वो बहुत महत्व रखते हैं, वो सोचते हैं कौन बन सकता है। देखिए, बहुत लोग नहीं जानते इसको, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी दलित ब्यूरोक्रेसी चला रही है। हाँ। आप सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी, इसने अकेले दम पे उत्तर प्रदेश की सत्ता जीती, उस वक्त उसके आधार में दलित ब्यूरोक्रेसी है। तो जो अफसरों की ताकत को हम लोग कम करके आंकते हैं, अफसरों का भी अपना एजेंडा होता है, और वो उस एजेंडे के इर्द गिर्द राजनीति को मजबूर कर देते हैं आने के लिए। आप यही सोचिए कि जब आरएसएस ने विवेकानंद फाउंडेशन बनाया था तो उसके अंदर सारे बड़े बड़े रिटायर्ड अफसर थे, अजीत डोभाल, नृपेंद्र मिश्रा वगैरह वगैरह, यही सब लोग तो थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो यही लोग तो मोदी जी की सरकार चला रहे थे। हाँ, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, दूसरे पीएमओ की चीफ थे। आज भी नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। तो जो अफसर है, अफसरशाही है, अफसरशाही कभी रिटायर नहीं होती है। हाँ, वो तो एक्टिव रहते हैं। एक आखिरी सवाल अभय जी, वसुंधरा का क्या हुआ? देखिए, इन तीनों पुराने नेताओं में सबसे ज्यादा संभावना शिवराज सिंह चौहान की वापसी की हो सकती है, क्षीण संभावना मैं कहूंगा, क्योंकि अगर बनना होता तो अभी तक इनको बना दिया जाता। इसका मतलब ही है कि ये नेता लोग बनाना नहीं चाहते, और अगर बना रहे हैं तो उसका तर्क ढूंढना, भाई क्या वो मुख्यमंत्री थे, वो लगातार सक्रिय रहे। वसुंधरा राजे तो 5 साल सक्रिय नहीं रही, वो लगातार सक्रिय रहे, उनकी योजनाएं थी, उनका प्रचार था, पूरे मध्य प्रदेश के में सबसे ज्यादा प्रकट रूप से हर जगह मौजूद, सबसे ज्यादा रैलियां उन्होंने की, सबसे ज्यादा प्रचार किया। अगर किसी मोदी जी के अलावा किसी व्यक्ति को अगर श्रेय जाता है तो वो शिवराज सिंह चौहान को श्रेय जाता है, लेकिन मुझे शक है कि उन्हें बनाया जाएगा। वसुंधरा? मुझे संभावना नहीं लगती। शुक्रिया अभय जी, आज आपने इतनी सारी बातें बताई, और ये आपका जो खिलाफत वाला शब्द था, ये राजनीति में बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये थे अभय दुबे जी, आपको समझा रहे थे कि राजनीति में आखिर क्या कारण है योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ जैसे चरित्र के आगे बढ़ाने की योजना का क्या हिस्सा है। मुझको यकीन है ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, हमारे राज्यों के चैनल हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।